दोस्तों, कोविड-19 का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है और ना ही हिंदुस्तान की ताइक्वांडो में मचे घमासान का। क्या करें, मौसम ही कुछ ऐसा चल रहा है। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति सजग होंगे। हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के इतिहास के इस सफर को आपके सामने लाते लाते बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ माथापच्ची करनी पड़ती है जिनका वास्तविकता में ताइक्वांडो के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग गलतफहमी पाले बैठे हैं कि ताइक्वांडो का वजूद उन्हीं की वजह से है। शायद ऐसा सोचने वाले लोग गलत भी नहीं है। आज हिंदुस्तान की ताइक्वांडो की जो हालत है वो वाकई में उन्हीं जैसे लोगों की देन है। मित्रों, हर एपिसोड के बाद जब आप लोगों का जोश, आपकी शुभकामनाएं, आपका प्यार, आपके उत्साह से भरे मैसेज और आपके फोन आते हैं तो वाकई में मेरे में और मेरी पूरी टीम में एक नई ऊर्जा भर जाती है। हम हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के इतिहास को ईमानदारी से आपके सामने लाने में कुछ मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जब हम हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के उन वरिष्ठ खिलाड़ियों से बात करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी ताइक्वांडो के लिए समर्पित कर दी, जिन्हें आज हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के लीजेंड्स के रूप में पहचाना जाना चाहिए था, और जब उनके दर्द को समझने की कोशिश करते हैं तो विश्वास कीजिए कि मन बहुत दुखी हो जाता है। खुद पर शर्म आती है कि हम खुद को ताइक्वांडो खेल का शुभचिंतक मानते हैं। परंतु जब उन्हीं सब वरिष्ठ खिलाड़ियों का सानिध्य प्राप्त होता है तो हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के लिए वाकई में कुछ करने का मन करता है। जब हम उनको देखते हैं, वो आज भी ताइक्वांडो की परंपराओं का पालन करते हुए जमीन से जुड़े हैं। दोस्तों, मन में एक ही विचार उत्पन्न होता है कि इन खिलाड़ियों के गौरव को सबके सामने लाने का प्रयास हम करते रहेंगे। किसी भी वजह से यदि मैं और मेरी टीम इस मुहिम में कामयाब नहीं हुए, मान लीजिए कि कामयाब नहीं हुए, तो एक बात तो पक्की है कि अब शुरुआत हो चुकी है। हमारे बाद कोई ना कोई एक ना एक दिन हमारे सीनियर खिलाड़ियों को उनके उस सम्मान तक जरूर पहुंचाने का काम करेगा जिसके कि सभी सीनियर खिलाड़ी हकदार हैं। मित्रों, मजेदार बात यह है कि कितने ही सीनियर खिलाड़ियों से इतने दिनों में बात करने के बाद भी हमारे साथ कभी किसी सीनियर खिलाड़ी ने कोई दावा नहीं किया, कोई क्लेम नहीं किया कि मैंने हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के लिए ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से ऐसे खिलाड़ियों को जानता हूं जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा ताइक्वांडो में लगा दिया और लंबे समय तक अपने खुद के बच्चों को ताइक्वांडो सिखाने के बाद प्रतियोगिताओं में उनसे सिर्फ इसलिए दूरी बनाए रखते थे कि किसी को यह ना पता चल सके कि ये उनके विद्यार्थी नहीं अपितु उनके अपने सगे बेटे और बेटी हैं। और आज उसी अनुशासन के चलते वो बच्चे, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है। ऐसा ही अनुशासन बनाए रखने वाले दिल्ली के मेरे मित्र और साथी ताइक्वांडो खिलाड़ी देवेंद्र कुमार वत्स को कुछ चापलूस लोगों ने नॉर्थ जोन टेक्निकल डायरेक्टर के पद से सिर्फ इसलिए हटवा दिया कि इन टेक्निकल डायरेक्टर ने एक विशेष पदाधिकारी की पुत्री के लिए विशेष मदद करना स्वीकार नहीं किया था। भले ही देवेंद्र का पद चला गया, परंतु ताइक्वांडो के डिसिप्लिन से समझौता नहीं किया। जब इन जैसे लोगों से बात करते हैं तब आप यकीन मानिए कि हमारी पूरी टीम में
हिंदुस्तान की ताइक्वांडो को आपके सामने लाने के लिए कई गुना ताकत आ जाती है। बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान की ताइक्वांडो की सच्चाई कभी किसी के सामने आए। कुछ ऐसे लोगों ने देवेंद्र कुमार और हमारे जो दूसरे शुभचिंतक हैं उन सबसे रिक्वेस्ट भी की कि ताइक्वांडो इंडिया के एपिसोड को शेयर ना करें, परंतु आप सभी का सहयोग बना हुआ है। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। आप में से बहुत से शुभचिंतकों ने कहा कि हम हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के इतिहास से रिलेटेड जितने भी एपिसोड हैं उनके मैसेज बॉक्स को बंद ना करें, बल्कि मैसेज बॉक्स को खोल दें। मित्रों, हम इस पर अवश्य विचार करेंगे। किसी आंदोलन की राह पर वैचारिक मतभेद होने साधारण सी बात है, परंतु आंदोलन की कामयाबी के लिए सभी का उद्देश्य एक होना आवश्यक है। यदि हम ताइक्वांडो के विकास की बात करते हैं, यदि हम हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के इतिहास को ईमानदारी से आने वाली जनरेशन के सामने रखने की बात करते हैं, तो हमें व्यक्तिगत आकांक्षाओं, पूर्वाग्रहों और कुंठाओं से ऊपर उठकर आपस में विचार मंथन करना चाहिए। अब आप सोचिए कि जब आप परिवार के साथ हों और रात 11 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे फोन की घंटी बजती है, तो आपके परिवार को कैसा लगता है? जाहिर सी बात है कि आधी रात को कोई शाबाशी देने के लिए तो फोन करेगा नहीं। लेकिन आप यकीन मानिए कि अब मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने भी इन आधी रात को जागकर अपना विरोध दर्ज करवाने वाले हमारे मित्रों की कर्मठता को देखते हुए हमारे इस प्रयास में अपना पूरा सहयोग देना शुरू कर दिया है। हमारा उद्देश्य यहां किसी से तारीफ सुनना या किसी की तारीफ में कसीदे पढ़ना नहीं है। हमारा उद्देश्य हिंदुस्तान की ताइक्वांडो से संबंधित जितने भी साक्ष्य मौजूद हैं, अच्छे या बुरे, उन्हें एक माला में पिरोकर हिंदुस्तान की ताइक्वांडो का एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना कि आने वाली जनरेशन जब भी हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के बारे में जानना चाहे तो उसको इधर उधर कपोल कल्पनाओं और एक दूसरे के प्रति नफरत से भरी आधारहीन कहानियों में भटकना ना पड़े। हो सकता है कि कई बार जो बातें हमें बताई जाती हैं या हम इधर उधर से सुनते हैं, वो बातें वास्तविकता से बहुत दूर हों। हमारा प्रयास है कि जिन घटनाओं के साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं है, हम उन्हें हिंदुस्तान के ताइक्वांडो के इतिहास की इस श्रृंखला में शामिल ना करें। यदि आपके पास किसी घटना विशेष से जुड़े दस्तावेज हैं जो हमारे शोध में छूट गए हों, तो हमारे साथ अवश्य शेयर करें, ताकि उसकी महत्ता को देखते हुए उस घटना को भी हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के इतिहास से जोड़ा जा सके। हमारा कार्य चल रहा है। आशा करते हैं कि ताइक्वांडो इंडिया 1975 to 2020 एन अनटोल्ड स्टोरी अपने आप में हिंदुस्तान की ताइक्वांडो का एक कंप्लीट दस्तावेज होगी। हमारी पूरी टीम इसके लिए लगातार शोध का काम कर रही है। तो आइए चलते हैं हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के उस पड़ाव की ओर जहां ताइक्वांडो की राजनीति के सभी रंग मौजूद हैं। अपने पिछले एपिसोड में हमने आपके सामने कुछ सवालों को उठाया था। क्या ये सवाल आपके मन में नहीं आते हैं? क्या ये कभी पूरे न हो सकने वाले महज सवाल हैं? हमने बताया था कि आखिर हिंदुस्तान की ताइक्वांडो में दिल्ली हाई कोर्ट और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ी। हिंदुस्तान की ताइक्वांडो को समझने वालों को अब तक की यात्रा से एक बात तो स्पष्ट रूप से समझ आ गई होगी कि
2013 आते आते हिंदुस्तान की ताइक्वांडो में बदलाहट की सुबुगाहट होने लगी थी। सवाल यह था कि 2013 के चुनावों में बिना किसी दूरी के साथ साथ खड़े लोगों ने अचानक से बगावती तेवरों को क्यों अपना लिया था, या फिर सही मौके की तलाश में हालात से चुपचाप समझौता कर लिया गया था। क्या वाकई में हरीश कुमार जी द्वारा अपनी पत्नी को फेडरेशन की अध्यक्षा बना उन लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया था जो खुद अब कुर्सी पर आसीन होने के सपने देखने लगे थे? तो क्या उनको कुर्सी मिली, या फिर नए लोगों के आगमन से सत्ता का केंद्र दक्षिण भारत से दिल्ली की ओर घूमने लगा था, जो कि कुछ लोगों की बेचैनी का कारण भी था? आखिर सही कारण था क्या? 2014 की बगावत के सही कारणों को सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। चुनाव हो चुके थे। सत्ता के केंद्रीयकरण का असली खेल तो 56 वोट की राजनीति के साथ ही शुरू हो चुका था। राज्य संघों को एक बार फिर से एक ही मंच पर लाने की कोशिशें शुरू हो चुकी थी। कुछ गिने चुने राज्य संघों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई थी। कुछ राज्य संघों को उनके द्वारा बरती गई लापरवाहियों के चलते ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव प्रभात कुमार शर्मा ने नोटिस जारी करने शुरू कर दिए थे। इसको चुनाव पूर्व की राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा था, परंतु फेडरेशन के नए छत्रपों ने राज्य संघों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे से इन राज्य संघों द्वारा बरती गई लापरवाहियों पर ही निशाना साधने का मन बनाया। अध्यक्ष कौन और महासचिव कौन की परवाह से बेपरवाह टी प्रवीण कुमार, विनायक नारायण गायकवाड़ और आरडी मंगेशकर की टीम ने फेडरेशन के केंद्रीय कार्यालय को बेंगलुरु में ही रख फेडरेशन के कामकाज पर अपनी पकड़ बनाए रखने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। आखिर 2-3 वर्षों की सारी जद्दोजहद में मुख्य कारक था भी तो सत्ता का ही विघटन। जैसे जैसे 2013 से हिंदुस्तान की ताइक्वांडो का नियंत्रण बेंगलुरु से दिल्ली के हाथों में आने लगा था, वैसे वैसे ही टी प्रवीण कुमार, विनायक नारायण गायकवाड़ और आरडी मंगेशकर की तिगड़ी में बेचैनी बढ़ने लगी थी। ऐसे में हरीश कुमार जी के तल्ख तेवरों और बेबाक टिप्पणी ने आग में घी का काम किया। सत्ता केंद्रीकरण की इस लड़ाई को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब एक ऐसा कंधा चाहिए था जो न सिर्फ दिल्ली और अपने घर परिवार की दूरी भुला सके, अपितु कानून का जानकार हो और हरीश कुमार जी के आगे बिना डरे डटकर खड़ा भी हो सके। इस काम के लिए चुना गया। ताइक्वांडो फेडरेशन के लिए कानूनी सलाहकार की भूमिका निभाने वाले ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव प्रभात कुमार शर्मा को। अब प्रभात कुमार शर्मा की कानूनी पृष्ठभूमि और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष आर.के. आनंद के साथ निकटता ताइक्वांडो फेडरेशन की इस लड़ाई में रंग दिखाने लगी थी और साथ ही साथ ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की इस लड़ाई में प्रभात कुमार शर्मा की भूमिका को भी मजबूत करती जा रही थी। अपेक्षाकृत कम बोलने वाले मृदुभाषी प्रभात कुमार शर्मा की छवि एक सीधे सरल स्वभाव इंसान की थी, तो दूसरी ओर गोवा के आरडी मंगेशकर, आसाम के सूकम सिंह और ओडिशा के संतोष मोहंती के तेज तर्रार तेवरों से
एक अलग ही मंशा पैदा हो रही थी। फेडरेशन की लड़ाई में प्रभात कुमार शर्मा के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े उनके अधिवक्ता अनुज छोटे भाई संजय शर्मा के बेबाक गर्म तेवर सब पर भारी पड़ रहे थे। आसाम के मनमोजी राजककाती, बेंगलोर के टी प्रवीण कुमार और महाराष्ट्र के विनायक नारायण गायकवाड़ की टीम जिद पर अड़ चुकी थी फेडरेशन के ऑफिस को बेंगलुरु में ही रखने के लिए। चुनाव के परिणामों के साथ ही एक बात तो स्पष्ट हो चुकी थी कि 2014 से लड़ाई लड़ते लड़ते अंततः चुनावी रणनीति और ताकत के बंटवारे में टी प्रवीण कुमार और उनके सहयोगी लगभग हाशिए पर आ चुके थे और 63 में से 56 वोट टी प्रवीण कुमार को मिलना इस बात का संकेत था कि या तो अधिकांश राज्य संघों पर आज भी प्रवीण कुमार की पकड़ थी या फिर प्रभात कुमार शर्मा के मुकाबले में टी प्रवीण कुमार कहीं ज्यादा आसान टारगेट था उन लोगों के लिए जो ताइक्वांडो की चौधराहट अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इतनी उठापटक मचाने के बाद भी ना तो अध्यक्ष पद ही और ना ही महासचिव जैसे पद टी प्रवीण कुमार और उनके सहयोगी हिस्से में आए और फेडरेशन के कार्यालय भी दिल्ली और धनबाद के हिस्से में ही जाते दिखाई देने लगे थे। ऐसे में फेडरेशन की राजनीति एक अलग ही धारा में जाती दिखाई देने लगी थी। जिस सत्ता के केंद्रीयकरण की नीति को समझने में हरीश कुमार जी को कई वर्ष लग गए, उसे समझने में प्रभात कुमार शर्मा ने वक्त नहीं गंवाया। आखिर किसी भी संगठन में सत्ता के दो केंद्र कैसे हो सकते हैं? फेडरेशन के चुनाव हुए 6 माह हो गए थे। फेडरेशन के कामकाज पर पकड़ को लेकर ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया एक बार फिर से टूट के कगार पर पहुंच गई थी। दबाव की राजनीति का आलम यह था कि फेडरेशन के कोषाध्यक्ष सोकम सिंह ना तो फेडरेशन के अध्यक्ष और ना ही महासचिव के साथ मिलकर फेडरेशन का अकाउंट दिल्ली या धनबाद में खोलने के लिए तैयार हुए। उनकी जिद थी कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का अकाउंट या तो बेंगलोर में या फिर अरुणाचल प्रदेश में खोला जाए। इसी दबाव की राजनीति के चलते फेडरेशन के नवनिर्वाचित और गोवा ताइक्वांडो के अध्यक्ष आर.डी. मंगेशकर द्वारा ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया गया। फेडरेशन की कामकाज चलाने के लिए बैंक अकाउंट का खोलना तो आवश्यक था और इसी के चलते फेडरेशन के इतिहास में पहली बार 29 नवंबर 2016 को सर्वसम्मति से दमनदीप ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव चंद्रेश्वर भास्कर को ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी देते हुए फेडरेशन का अकाउंट धनबाद में खोल दिया गया और फेडरेशन की आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई। 24 सितंबर 2016, 24 सितंबर 2016 हरीश कुमार जी ने एक बार फिर से हिंदुस्तान की ताइक्वांडो से या फिर अपने से जुड़े लोगों का हौसला बढ़ाते हुए वो कह दिया जो आज तक की हिंदुस्तान की ताइक्वांडो से अछूता था। हिंदुस्तान की संस्कृति की विशेषता है चरित्र। जिस व्यक्ति पर आपका बस ना चले
उसके चरित्र पर कीचड़ उछाल दीजिए। बहुत पुराना फॉर्मूला है। आपका काम सिर्फ आरोप लगाना है, बाकी की जिम्मेदारी समाज के ठेकेदारों पर छोड़ दीजिए। हरीश कुमार जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया में एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली शुरू हो गई है और शायद अगला काम सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। क्या हरीश कुमार जी अचानक से भविष्य वक्ता बन गए थे, या फिर अभी भी हरीश कुमार जी वही देख सुन रहे थे जो कुछ चापलूस उन्हें दिखा और सुना रहे थे? उन्हें वो सब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था जिसकी गुहार बेकसूर कोच और खिलाड़ियों द्वारा उनसे उस समय लगातार की जाती रही थी, जब सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में था। परंतु अब तो उन्हें वो भविष्य दृष्टा बन गए थे। उन्हें वो भी दिखाई दे रहा था जो भविष्य में होने वाला था। आइए अब आपको लिए चलते हैं ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की सत्ता के नए केंद्र झारखंड। फेडरेशन के बदलाव के बाद 29 नवंबर 2016 को रांची में फेडरेशन की वार्षिक आम सभा यानी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मीटिंग के अंत तक भी सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, परंतु इस मीटिंग में शामिल होने आए कुछ प्रतिनिधि अपने अलग ही एजेंडे पर काम करने के लिए झारखंड आए थे। हालांकि चरित्र हनन की राजनीति की पटकथा 2015 में कुरुक्षेत्र में आयोजित सब जूनियर एवं कैडेट नेशनल प्रतियोगिता के उपरांत ही लिख दी गई थी। एक बार फिर से गुरु मार चेले का दाव खेला गया। कभी गुरु को भगवान का दर्जा देने का दावा करने वाले कमलेश पांडे कुरुक्षेत्र से लौटते ही अपने गुरु प्रभात कुमार शर्मा के खिलाफ बगावत पर उतर आए। कुछ परंपरागत आरोपों के साथ साथ आरोप लगाया गया कि झारखंड सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति में ताइक्वांडो के महासचिव, झारखंड ताइक्वांडो के महासचिव हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। परंतु ये तो सिर्फ आरोप ही थे, और आरोपों का क्या है? बिसात पर तो कुछ और ही खेल खेलने की तैयारी थी। बोकारो में संजय शर्मा के काल्पनिक शागिर्द कमलेश ठाकुर की रचना कर प्रियंका चक्रवर्ती नाम की खिलाड़ी को मोहरा बना संजय शर्मा के माध्यम से शर्मा बंधुओं को घेरने की पहली कोशिश की गई। ताइक्वांडो जैसे खेल में इस प्रकार के आरोप निसंदेह झकझोर देने वाले थे, परंतु प्रियंका चक्रवर्ती के आरोपों और काल्पनिक किरदार कमलेश ठाकुर की गैर मौजूदगी ने झारखंड राजनीति के तमाम दिग्गजों के राजनीतिक दबावों को भी जांच में झूठा साबित पाया, या यूं कहें कि जल्दबाजी में अपरिपक्व तरीके से उठाए गए कुछ चापलूसों के इस कदम की हवा बोकारो की तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के श्री विजय लक्ष्मी की छानबीन में निकल गई। परंतु खेल तो अभी शुरू ही हुआ था। फेडरेशन की लड़ाई लड़ते लड़ते 2016 तक
दुश्मनों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हो चुकी थी। ऐसे में प्रभात कुमार शर्मा के घर में ही पल रहे दुश्मन दिवाकर नाम के कंप्यूटर टीचर की और किसी का भी ध्यान नहीं किया। दिवाकर कंप्यूटर एप्लीकेशंस का मास्टर होने के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशंस और मोबाइल रिपेयरिंग के काम में भी एक्सपर्ट था। प्रभात कुमार शर्मा के कंप्यूटर और लैपटॉप की देखभाल की जिम्मेदारी भी दिवाकर की ही थी। ऐसे में नए मोबाइल फोन के लेने से लेकर उसके फीचर्स को समझने और समझाने की भी तमाम जिम्मेदारी दिवाकर ही निभा रहा था। लेकिन दिवाकर के दिमाग में क्या चल रहा है, इससे सब अनजान हैं। ऐसे में दिवाकर द्वारा मोबाइल सेटिंग के साथ छेड़छाड़ कर ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग कब शुरू कर दी गई, प्रभात कुमार शर्मा को भी पता नहीं चला। प्रभात कुमार शर्मा द्वारा किसके साथ कब कब और क्या क्या बातें की गई, इसका रिकॉर्ड अब फोन के साथ साथ दिवाकर के पास भी सेव होने लगा था। नए फोन के फीचर से अनजान प्रभात शर्मा अपनी निजी जिंदगी और फेडरेशन की राजनीति की बातें बेखौफ होकर करते रहे। दूसरी तरफ अपने षड्यंत्र को अंजाम देने की योजना पर काम कर रहे लोगों ने अपना दूसरा दांव लगाने से पहले उस कमजोर कड़ी को ढूंढने की जिम्मेदारी आस्तीन में पल रहे सांप दिवाकर को ही सौंपी, जो शर्मा परिवार के सबसे करीब रहा। बेधड़क बेखौफ प्रभात कुमार शर्मा और संजय शर्मा के परिवार के बीच घूमने वाले दिवाकर को उस कड़ी को ढूंढने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी जिसको मोहरा बनाया जा सके। अब क्योंकि एक कंप्यूटर एक्सपर्ट होने के नाते घर से लेकर कारोबार तक दिवाकर ही कंप्यूटर से संबंधित सभी कार्य, सभी देखभाल किया करता था। तो ऐसे में संजय शर्मा की गैस एजेंसी पर भी आना जाना होता ही रहता था। संजय शर्मा के गैस गोदाम पर काम करने वाली दिव्या नाम की लड़की, जिसको कुछ समय पूर्व ही पैसों की हेराफेरी के चलते काम से निकाल दिया गया था, दिवाकर ने उसको हथियार के रूप में संजय शर्मा के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपनी योजना में शामिल करने का मन बनाया। काम से निकाले जाने से आहत दिव्या दिवाकर के उससे शादी करने और संजय शर्मा से बदला लेने के झांसे में आ गई। जाल बिछाया जा चुका था। अब यदि दिव्या अकेले कोई आरोप लगाती तो शायद योजना में फिट नहीं बैठता। ऐसे में दिव्या और दिवाकर की जोड़ी अपने आकाओं के इशारों पर बोकारो की प्रियंका चक्रवर्ती को अपने जाल में फंसाकर आकाओं तक पहुंचाने की जुगत में लग गई। यानी एक बार फिर से उसी प्रियंका चक्रवर्ती को दोबारा जीवित किया जाने की कोशिश की जाने लगी, जिसके आरोप 2015 में उस समय की तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने झूठे पाए थे। फेडरेशन की राजनीति में व्यस्त प्रभात कुमार आस्तीन में पल रहे सांप की मंशा को जब तक भांप पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रभात शर्मा के लैपटॉप और मोबाइल फोन का सारा डाटा दिवाकर के हाथों में आ चुका था। दूसरी तरफ दिवाकर दिव्या को शादी
और प्रियंका को उसकी अश्लील वीडियो गूगल से डिलीट करवाने और 10 लाख रुपए दिलवाने का झांसा देकर दोनों युवतियों को झारखंड से लगभग 1300 किलोमीटर दूर नई दिल्ली में बैठे इस षड्यंत्र के सूत्रधारों के पास ले आया। बकौल प्रियंका चक्रवर्ती के दिवाकर द्वारा उसे दिल्ली में कुछ लोगों से यह कहकर मिलवाया गया कि ये लोग गूगल के उच्च अधिकारी हैं। यदि इनके कहे अनुसार संजय शर्मा के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी तो न सिर्फ तुम्हारे वीडियो डिलीट कर दिए जाएंगे बल्कि सरकार की तरफ से भी 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके बाद एक कागज पर प्रियंका चक्रवर्ती से संजय शर्मा के खिलाफ एक एप्लीकेशन लिखवाई गई। दिल्ली महिला आयोग की सदस्य श्रीमती प्रोमिला गुप्ता द्वारा 7 फरवरी को एक पत्र सेंट्रल दिल्ली पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह रंधावा को पीड़ित प्रियंका की शिकायत पर केस दर्ज कराने के लिए निर्देश दिए गए। 8 फरवरी को झारखंड से 1300 किलोमीटर दूर नई दिल्ली के बसंत कुंज से मात्र 21 किलोमीटर दूरी पर नई दिल्ली के कमला मार्केट थाने में प्रियंका चक्रवर्ती द्वारा लिखित शिकायत पर 2008 में उसके साथ हुई कथित दुखद घटना की शिकायत के आधार पर 9 वर्ष के बाद पॉस्को एक्ट के अंतर्गत 0 FIR दर्ज कर लिया गया।